हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और अब बोर्ड की तैयारी के लिए सारे बच्चे बिल्कुल जुझारू तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। यार कैसा क्वेश्चन आएगा, मुझे कैसा उसका आंसर लिखना होगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर्स में मुझे कितने स्टेप्स लिखने हैं, क्या वो तरीका हो आंसर लिखने का जिसमें मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर देने हैं, कहां डायग्राम बनाना है, कहां नहीं बनाना, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। कुछ चीजें हाँ टाइप करके लिखकर लेकर आया हूं, कुछ चीजें मैंने सीधा हाथ से लिख के फोटो चिपका दी है ताकि आपको एक फील आए कि हाँ भाई मेरे को तो एग्जाम में ऐसे लिखना है और इस तरीके से लिखना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पहला पहला चैप्टर है आपका और ये आप सबको पता है कि 10 नंबर का आ रहा है। तो यहां से थ्योरी के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने का भी आ सकता है। रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स का डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस आ सकता है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में डिफरेंस, जीडीपी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस, किसी भी मेथड से प्रिकॉशंस। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर और आउटपुट किसी भी मेथड की 3-3 प्रिकॉशन आपको याद होनी चाहिए और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको पता होना चाहिए। ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो यहां से आने वाले हैं। तो इनका आंसर कैसे लिखना है। स्टॉक फ्लो के बीच में डिफरेंस ये रहा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जीडीपी की लिमिटेशंस ये रही, 3 पूछिए 4 पूछिए, जितनी पूछिए उतनी बतानी है। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस ये रहा। मान लो भैया 4 नंबर का डिफरेंस आता है 4 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का डिफरेंस आता है 3 पॉइंट लिखना। बच्चा बोलेगा सर ये मैं डाउनलोड कहां से करूंगा। पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा विश्वास कॉमर्स 2025 बैच। उस बैच के अंदर जाकर आप इन नोट्स को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री है सब बच्चों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूं, 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहो क्योंकि यहां पर गाइडेंस देनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां गए और वीडियो छोड़ दी, नहीं, देखनी जरूरी है। अब मान लो क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो दोस्तों पहले सर्कुलर फ्लो का मतलब, फिर इसके अंदर 3 फेज होते हैं, फिर ये डायग्राम बनेगा इसके नीचे और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, वो बहुत जरूरी है। सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो मैंने समझा दिया, फिर ये फर्रा डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके 0 कॉपी करके फर्रे मत चलाना, कहीं मेरे ऊपर नाम लगवा दो। फर्रे का मतलब ये है मेरा कि आपके पास सेफ हो जाएगा एक स्लाइड के अंदर, मैक्स टू मैक्स 2 स्लाइड के अंदर किसी भी लंबे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा जी फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन बीच में परेशान कर देगा। कई बार क्वेश्चन आ सकता है भाई मशीनरी परचेज हमेशा फाइनल गुड है, हमेशा कैपिटल गुड है, हाँ या ना। नहीं भाई, कोई भी कमोडिटी हमेशा फाइनल और या कैपिटल नहीं होती, मतलब फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन 3 पॉइंट्स। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन 3 नंबर के लिए। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, जितने पॉइंट आएंगे उतने करने हैं आपको। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल आप लिख सकते हो, यहां पर मैं सुंदर सा लिख दूंगा। मान लो पेन का कलर भी ये लो जी, हाँ जी, जहां जगह छोड़ी हुई है वहां लिखूंगा ना पॉकेट मनी। सरकार के लिए जितने भी टैक्स होते हैं सब ट्रांसफर इनकम होते हैं। फैक्टर इनकम पे आओगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, जो भी एग्जांपल, बाकी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन मेथड की प्रिकॉशन है 3 तुम्हारे, 4 सामान्य, 4 है 4। एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस 4 ये रही और इनकम मेथड की प्रिकॉशंस 4 ये रही। इतनी याद कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त हर एक बच्चा ना इस चीज को छोड़कर चला जाता है, वो एनएफआईए के कंपोनेंट याद करके नहीं जाता। लगता है कि एनएफआईए के कंपोनेंट पेपर में पूछेगा तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक फीफा और एक फीटा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के कंपोनेंट 2 नहीं होते, ये 3 होते हैं। फीफा फीटा नहीं होता उसका कंपोनेंट, वो कैलकुलेशन में यूज होता है। फिर हो सकता है कि कोई भी एक मेथड बोले कि आपसे एक्सप्लेन करो, इनकम मेथड एक्सप्लेन करो, एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करो। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है प्रोडक्ट मेथड, इधर एक्सप्लेन किया है इनकम मेथड, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है। ये किया है एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड में से कोई भी एक तुम्हारे पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएगा तो तुम हार मत मानना। ये था भाई नेशनल इनकम से। अब तुम बोलोगे सर नेशनल इनकम के ऊपर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आया तो क्या। अरे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना 18 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे। हाँ, वहां टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे। और 19 तारीख को सुबह 5 बजे का सेशन, तो पूछना मत किस लेवल का होने वाला है। ये लो जी 12 नंबर की यूनिट है कातिया, 12 नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट है। हाँ, मनी बैंकिंग बाद में बताऊंगा, पहले ये 12 नंबर वाली यूनिट समझ लो, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बहुत देनी है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट, 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चारों ये लिखे हुए, छोटे छोटे लिखे हुए, लेकिन आप डाउनलोड कर लोगे आपके पास आ जाएगा। भाई
ADAS अप्रोच एक्सप्लेन करनी आ जाएगी 4 नंबर में, 6 नंबर में, कितने भी नंबर में आ सकती है। तो ये स्टेप्स है, पहले इक्विलिब्रियम का मतलब, AD क्या होता है, AS क्या होता है, फिर बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम ये बना दिया अगले पेज पे। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है, समझे? इसके अंदर हाँ एक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी है, सही दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर दोस्तों बच्चे कहते हैं सर मान लो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ गया तो क्या करेंगे? इसका भी यही है भैया, क्वेश्चन या ये वाला है या ये वाला है, दोनों का मतलब सेम है। आपको पहले मीनिंग बताना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, डायग्राम और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अगर मान लो कंजम्पशन कर्व डिराइव करना आ गया तो डायग्राम यहां बनाना है, स्टेप्स यहां लिखने हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे करना है, डायग्राम साइड में बनाओ, स्टेप्स यहां लिखो और बता देना भैया एक्स एक्सिस पे इनकम एंड आउटपुट लिखेंगे, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, और ये सेविंग कर्व बना रहे हैं वो लिखेंगे। वो लिखना बहुत जरूरी है। ओके, और हां ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, बच्चे परेशान हो गए थे, कहता डिराइव तो कर लो स्टेप से, लेकिन तुम 2 पॉइंट शो करो यहां पर। एक वो पॉइंट जहां पर APC 1 होती है, तो राजे APC 1 यहां पर होती है जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 होती है। फिर वो पॉइंट शो करो जहां पर APS नेगेटिव होती है, तो जहां सेविंग नेगेटिव होती है उस एरिया में हम बोलेंगे APC नेगेटिव है, इसको डिससेविंग का एरिया बोलते हैं। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना और फिर देखना मैं बोलना क्या चाह रहा था। ओके रिपोर्ट है। अगर आ गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, तो ये रहा। MPC APC का डिफरेंस ये रहा। हाँ जी, आ जाएगा मान लो AD और AS एक दूसरे के बराबर ना हो तो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। तो AD AS एक दूसरे के बराबर ना हो तो या तो AD बड़ा होगा या AD छोटा होगा AS से। तो 3 स्टेप इसके, 3 स्टेप इसके, 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तोड़ियाना फोड़ियाना करियाना काम 35। ठीक है, ये अलग अलग से एक पोर्शन 3-3 नंबर का भी आ सकता है। चलो जी, अगर उसने वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछ ली तो बच्चा परेशान था, सर कंटेंट नहीं है इसका। कंटेंट ये रहा, पहले मीनिंग लिखो, फिर उसकी थोड़ी डिटेल दो कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करता है इनकम को, फिर टेबल बनाओ ऊपर अजम्पशन करके, फिर टेबल की एक्सप्लेनेशन करो। यहां कैलकुलेशन जरूर करना, 5000 है ये, 5000 लिखा, ध्यान रखना। ठीक है जी। हाँ जी, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। पहले डेफिनेशन आएगी, फिर इसका इंपैक्ट आएगा। आपसे इंपैक्ट पूछा भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का है तो भी आप इंपैक्ट लिखोगे। फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम मैंने यहां बना दिया और ये रही डायग्राम की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, देख लेना थोड़ा सा, राइट। ऐसा ही दोस्तों डिफ्लेशनरी गैप के साथ होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है, बोलता है डायग्राम से एक्सप्लेन करो मीनिंग, इंपैक्ट और फिर ये तुम्हारा डायग्राम, और एक्सप्लेन कर देना पीछे वाली एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे। ये थोड़ा सा तुम्हारा वर्क मैं मांग रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने के, करेक्ट करने के कुछ मेजर्स बताओ, तो वहां पर तुम्हारे पास लिखे हुए हैं भाई। हाँ, कैसे क्वेश्चन आएगा? मान लो बोलता है एक्सप्लेन एनी 2 क्वालिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 क्वालिटेटिव लिखने हैं आपको, CRR SLR नहीं लिख सकते, क्वालिटेटिव, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन। भैया ये कैसे सॉल्व करते हैं ये लिखा है, डेफिनेशन नहीं पूछी तो डेफिनेशन मैंने दी भी नहीं, समझे? अगर मान लो आपसे पूछ ले कि भैया फिस्कल मेजर बताओ इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के, तो टैक्स रेट कैसे होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे सॉल्व करता है, यहां लिखा हुआ हाथ से, ताकि आपको थोड़ा फील हो, राइट। अगर ये पूछा हुआ है गिव द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर AD और AS बराबर होते हैं बट रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पर, AD AS तो बराबर है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, आगे पूछा है एक्सप्लेन 2 measures by which full employment equilibrium can be reached, ऐसे 2 तरीके बताओ जिससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो भैया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है वो हम दिखाते हैं डिफ्लेशनरी गैप में। कहां दिखाते हैं? ये पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। तो आपसे पूछा है अंडर एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट पे आने के 2 मेजर बताओ, तो 2 तरीके बताने हैं डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के। तो जो तरीके इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के उसका उल्टा उल्टा कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका उल्टा उल्टा कर दो। ठीक है, और भी लिखे हैं भाई यहां पर, सिर्फ ये नहीं है। मॉनेटरी मेजर पूछ लेगा 2 कोई भी, तो कोई भी 2 बता दो। मैंने CRR और बैंक रेट बता रखा है, आप कुछ भी 2 बता सकते थे। एक्सेस डिमांड के लिखे हुए हैं यहां पर, ठीक है। हाँ चलो जी, हाथ से लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन इन केनेशियन इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस लिखी हुई है उस 45 डिग्री लाइन की, एक बार पढ़ लेना। हाँ, क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट,
हाउ इट इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। इसको मनी सप्लाई मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट करती है, 2 पॉइंट में बताया हुआ है, कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको वन शॉट दे रखे हैं, मैराथन ले रखी है। मनी बैंकिंग 6 नंबर का चैप्टर है, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मनी का फंक्शन पूछ लिया, एक फंक्शन पूछा है 3 नंबर में, उसके 3 पॉइंट बहुत बार पूछ रखा है। मनी का यूनिट ऑफ अकाउंट पूछ लिया, 3 नंबर में 3 पॉइंट तुम्हारे पास कंटेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पूछ लिया, 3 नंबर में 3 पॉइंट तुम्हारे पास कंटेंट है। ये बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मुझे 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं इस बार के अटेम्प्ट के लिए। पहला है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, 3 से 4 नंबर का कंटेंट है ये। दूसरा गवर्नमेंट्स बैंक एजेंट एंड एडवाइजर, इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपके काम की चीज है। और भाई डरना मत, अगर सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन अकेला पॉइंट आ जाए 3 नंबर में, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन देना, ये डिफ्लेशन में कैसे यूजफुल है और फिर इन्फ्लेशन में कैसे यूजफुल है, 3 पोर्शन में इसका आंसर बनेगा। 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, हर एक बच्चा इसको लेकर परेशान है, सर क्रेडिट क्रिएशन आएगा तो 6 नंबर के लिए कैसे लिखना है। पहले ये मीनिंग लिखना है, फिर कुछ असम्पशंस है, फिर टेबल है, टेबल ऐसी बनानी है और ये एरो भी बनानी है आपको। ठीक है, फिर टेबल की एक्सप्लेनेशन है और यहां कैलकुलेशन है, ये स्टेप्स होंगे। तुम इसको डाउनलोड तो कर लेते, लेकिन तुम्हें पता हो कौन सा पहला पेज है कौन सा दूसरा पेज है, वो कैसे पता लगेगा, वीडियो को देखने के बाद। ओके, आ जाओ भैया। बस जब तुमने बहुत कुछ कंप्लीट कर ही लिया है, तो यार ये कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस भी कर लेना। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक होता है। कमर्शियल बैंक का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, सेंट्रल बैंक का मोटिव देश में स्टेबिलिटी लाना होता है। ठीक है, ऐसे कुछ डिफरेंस है। मनी सप्लाई क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स करना मत भूलना, यहां पर नहीं है वो, 3 नंबर का क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। गवर्नमेंट बजट फिर से 6 नंबर का है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन यहां पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 3 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट उधर है 3 पॉइंट इधर है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस 3 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर गवर्नमेंट के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 नंबर या 4 नंबर में एक्सप्लेन करना आ सकता है, तो तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है स्टेप्स के साथ। 3 पॉइंट इसके हैं, 3 पॉइंट दूसरे ऑब्जेक्टिव के हैं, और ये 3 पॉइंट तुम्हारे पास तीसरे ऑब्जेक्टिव के हैं। अब बच्चा बोलेगा सर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का न्यूमेरिकल आ जाएगा तो क्या करेंगे। न्यूमेरिकल की एक सेपरेट रिकॉर्डेड वीडियो बना रखी है, आधे घंटे में, चाहे बीओपी का न्यूमेरिकल हो, मनी बैंकिंग का न्यूमेरिकल हो, गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल हो, आधे घंटे में तीनों के न्यूमेरिकल क्रैक्ड है, वहां पर सिखा रखे हैं। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की अलग से लाइव वीडियो ली है, एडीएएस के न्यूमेरिकल की अलग से रिकॉर्डेड वीडियो, वो भी आधे घंटे में है। ठीक है, तो प्लीज वो न्यूमेरिकल वाली जरूर देख लेना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं, कोई भी 3 याद कर लेना। आते हैं भैया बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज पे। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट से आसान क्वेश्चन क्या बनता है। करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, सीधे सीधे लिखे हुए हैं, 3 कंपोनेंट 3 ऐसे एक्सप्लेन करने हैं। आओ जी आओ। बीओटी और बीओपी के अंदर 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। अच्छा जी, और आओ, एक छोटा सा काम तुम्हें दूं, अगर मान लो आया, अभी देता हूं काम। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में 4 नंबर का डिफरेंस, 4 पॉइंट है। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करना आता है, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, 4 से 6 नंबर का, 6 का नहीं आएगा 4 का ही। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग लिखो पहले, इसकी डिमांड के सोर्स, इसकी सप्लाई के सोर्स। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्स क्या है, इंपोर्ट्स, सेंडिंग गिफ्ट, टूर एंड ट्रेवल इन अब्रोड। सप्लाई के सोर्स क्या है, टूर एंड ट्रेवल फ्रॉम अब्रोड, एक्सपोर्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रोड, है ना। लिख के 2-3 लिख के डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। यहाँ एक्सेस सप्लाई, यहाँ एक्सेस डिमांड, और इस पॉइंट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूर लिख देना। जो मैंने कहा है वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा सुन लेना। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, दिमाग तो लगाना पड़ता है। हाँ जी भैया, अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है, 3 पॉइंट है तुम्हारे पास। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है। पेपर में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन सेम है क्या, आप बोलना नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये रहे डिफरेंस। एक अलग लेवल का क्वेश्चन भाई, बच्चे परेशान है इस चीज को लेकर। बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताओ, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मान लो 90 से 100 रुपए का डॉलर हुआ, तो ये एक्सचेंज रेट बढ़ा, जी हां बढ़ा, तो इसका नेशनल इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझा देता हूं। देखो दोस्तों, एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो फॉरेनर्स को हमारा
सामान सस्ता लगता है। पहले $1 में वो इंडिया से 90 टॉफी खरीदता था, अब वो $1 में इंडिया से 100 टॉफी खरीदेगा। तो इंडिया से वो ज्यादा माल खरीदेगा और इंडिया की बिक्री बढ़ेगी। इंडिया की बिक्री को बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ने से सेल बढ़ रही है तो भैया इंडिया की इनकम बढ़ेगी ना, तो इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ने लगेगी। तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू का डाउन होना होता है। तो डेप्रिसिएशन का हमेशा नुकसान नहीं होता, फायदा भी होता है, राइट। ठीक है भैया दोस्तों, अभी अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि कुछ पेचीदा टॉपिक्स रह गए हो तो वो पेचीदा टॉपिक्स कवर अप होने हैं। हाँ, खतरनाक खतरनाक लैंग्वेज वाले केस स्टडीज की एक अलग से लाइव सेशन तुम्हारे सामने पेश है, तुम वो लाइव सेशन देख सकते हो। केस स्टडीज करा रखी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो हर एक चीज पूरी झैम्पैक लेवल की तैयारी बिल्कुल तुम्हारे साथ कराई गई है। नेशनल इनकम का प्लीज एक रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना, आपके काम में आएगा। और आज की क्लास में दोस्तों फिर इतना ही, थैंक यू सो मच। और जल्दी से ये काम कर लो, नोट्स को डाउनलोड कर लो और अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना इन सबकी। क्या हाथ से लिखने की प्रैक्टिस, हाथ से लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सबकी ना करो तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन की कर लो, 10 क्वेश्चन तो लिख लो अपने हाथ से, ताकि थोड़ा राइटिंग का सुरूर भी बना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।